डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी जो बिहार टेट की परीक्षा की तैयारी है एकदम अब अंतिम चरणों में होगी और ये जो समय है आपका पूर्णतः रिवीजन का समय है। जो भी अब तक आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए ताकि आपका पेपर बेहतर हो सके। और देखिए टेट का पेपर जो है आपका एकदम इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो एस्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है उसी के तहत आज हम लोग जो आपका तुलनात्मक राजनीति है, यानी कहने का मतलब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 200 प्लस एमसीक्यूज होंगे, ठीक, जिसमें आपकी टोटल जो तुलनात्मक राजनीति है उसके सिलेबस को, उसके पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग कवर करेंगे। और क्योंकि आपका पेपर मतलब कि परसों ही मॉर्निंग में है, फर्स्ट मीटिंग में, तो इसलिए ये बतौर रिवीजन के लिए हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल थियरी, तुलनात्मक लोक प्रशासन और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग बतौर क्वेश्चन को सॉल्व अपलोड कर चुके हैं, देख चुके हैं। और उसके अलावा मॉडल पेपर भी देख चुके हैं। आज हम लोग एक हमारा बच गया था आज का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अब तक का बच गया था, इसका हमने रिवीजन नहीं किया था, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए एग्जाम से पहले आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओवरलोड होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप आराम से पेपर देने जाइए, जहाँ सेंटर हो उससे समय से पहले पहुँचे ताकि आपका दिमाग स्थिर हो सके और परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना 100% दे सकें। ठीक, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई लोग बताएंगे ऐसा वैसा, कुछ नहीं है। पेपर बेहद बेहद आसान हो आएगा, बेहद एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जो भी पेपर हुए हैं, सब जितने विषय को हो चुके हैं उनमें सबका फीडबैक यही है, अपडेट यही है कि पेपर एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन और जो आपका जो पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल थ्योरी का जो सेक्शन है उसको आप रिवाइज कर लें। बाकी जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको भी देख लीजिए। तो आइए बिना देर के सॉल्व करते हैं। इसमें जो आपके तुलनात्मक राजनीति से संबंधित प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक और सबसे बड़ी बात, आप अपने दोस्तों में जरूर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ हम लोगों का भी भला हो सके। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है। एकदम बेसिक क्वेश्चन और शुरुआत से ही एकदम आसान सा प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है। तो बता दें आपको कि तुलनात्मक राजनीति का जो जनक है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आपका अरस्तू है और ये वैसे पॉलिटिकल साइंस का भी जनक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि अरस्तू ने कितने देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो अरस्तू ने कुल 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 158। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक निकोलो मैकियावली हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, मैकियावली। अगला प्रश्न देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं, जिसमें इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 5, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है और बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कोई सा भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी पेपर देखेंगे उसमें ये प्रश्न जरूर आता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, जेम्स ब्राइस। ठीक, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंशिएंट लॉज पुस्तक किसने लिखी। एंशिएंट लॉज पुस्तक, ये भी पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके सर हेनरी मैन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो है अनुभववादी। ये जो उपागम है ये मतलब कि आधुनिक है, न कि परंपरागत। ठीक, आधुनिक उपागम की ये विशेषता है अनुभववादी अध्ययन। बाकी अतुलनात्मक, अवैज्ञानिक और औपचारिक संस्थागत अध्ययन ये परंपरागत उपागम की विशेषता है। ठीक, तो सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत उपागम नहीं है। आपसे पूछा ट्रेडिशनल अप्रोच इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका है कौन सा, तो होगा मार्क्सवादी उपागम, ये आधुनिक उपागम है। ठीक, बाकी तीनों ही परंपरागत उपागम है। क्वेश्चन नंबर 9 कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, आर्थर बेंटले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बेंटले। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक उपागम की विशेषता नहीं है। जो मॉडर्न अप्रोच है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर व गतिहीन अध्ययन। ऑप्शन डी। 11th देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उपागम नहीं है। तो आधुनिक उपागम इसमें से कौन सा नहीं है, तो है संस्थात्मक उपागम, ये परंपरागत उपागम है न कि आधुनिक उपागम, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ दीजिए इसको। हम्म हम्म ये भी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चलिए 18 कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा उपागम इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। इतिहास की व्याख्या पर आधारित कौन सा उपागम है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम जो है आपका इतिहास की व्याख्या पर आधारित है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 व्यवहारवाद का जन्म किस देश में हुआ। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उसका उद्भव किस देश में हुआ, तो इसका उद्भव अमेरिका में हुआ, यानी यूएसए में हुआ। और जनक कौन हुए व्यवहारवाद के, डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए उत्तर व्यवहारवाद का जनक कौन है। उत्तर यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, उसका जनक कौन हुआ, तो उसका जनक डेविड ईस्टन हुआ, तो ए राइट आंसर हुआ डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है। यह कथन किसका है। तो संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को सुनिश्चित करता है, ये कथन है आपका जॉन ऑस्टिन का, एकलवादी संप्रभुता का जनक, कानूनी संप्रभुता का जनक। ठीक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन से देश में लिखित संविधान नहीं है। किस देश में लिखित संविधान नहीं है, तो आपको पता ही है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 किस देश का संविधान साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं करता है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान नहीं है, इसलिए यहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। 24 देखिए कि एक आदर्श संविधान में कौन से गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श संविधान में जो आपके गुण होना चाहिए, एक तो संक्षिप्तता हो, उसमें स्पष्टता एवं निश्चितता हो, और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। ये तीनों ही विशेषताएं या गुण एक आदर्श संविधान में होने ही चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 किस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है। किस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है, तो आपका ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 26 जनमत संग्रह की व्यवस्था द्वारा संविधान में संशोधन किस देश में होता है, यानी रेफरेंडम के माध्यम से किस देश की संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रयोगशाला है। ठीक, ऑप्शन सी। 27 सबसे कम संविधान संशोधन किस देश के संविधान में हुए हैं। तो सबसे कम संवैधानिक संशोधन अमेरिका के संविधान में हुए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा अमेरिकी संविधान में केवल और केवल मात्र 7 अनुच्छेद 7 आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 28 कि कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी। रूल ऑफ लॉ जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ए बी डाइसी हैं, तो ए राइट आंसर होगा रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 29 कानून के शासन का जनक कौन है, फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ का जनक कौन सा देश है, किस देश में कानून के शासन का शुरुआत हुआ या उसका जन्म हुआ, तो है आपका ब्रिटेन, ए ऑप्शन ब्रिटेन। 30 देखिए कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है आपका किस देश का है, तो है आपका
अमेरिका, क्योंकि इसमें 7 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कि लूट प्रथा यानी स्पॉइल सिस्टम का उल्लेख किस देश के संविधान में हुआ है? लूट प्रणाली की व्यवस्था का उल्लेख जो है आपके अमेरिकी संविधान में हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अमेरिका। स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32 संविधान का अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केसी वियर। और ये भारतीय संघवाद को क्या बोलते हैं? अर्ध संघात्मक बोलते हैं, क्वेसी फेडरल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। तो सी राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34 सीमित सरकार की परंपरा का निर्वहन किस देश में हुआ है? तो सीमित यानी लिमिटेड गवर्नमेंट की जो शुरुआत हुई किस देश से शुरुआत हुई? तो ये हुआ आपका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। संविधानवाद की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो संविधानवाद की जो प्रमुख समस्या है वो है आपकी एक तो युद्ध की वजह से भी खतरे में आ जाता है, संवैधानिक शासन का स्थगन की वजह से भी, और राजनीतिक समानता का सिद्धांत, इस वजह से भी संविधानवाद की ये सभी प्रमुख समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे जो प्राचीन संविधान है, याद रखिएगा लिखित नहीं पूछा है यहाँ कि अगर ये पूछता कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है तो आपका यूएसए होता है, लेकिन इसमें लिखित नहीं दिया, बस ये पूछा है कि प्राचीनतम संविधान कौन सा है, तो ब्रिटेन का होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सबसे लचीला संविधान किस देश का है? जो सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस देश का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए जरा, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान आपको पता ही है कि भारत का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस देश के संविधान का निर्माण मननात्मक रचना द्वारा हुआ है? मननात्मक रचना द्वारा हुआ है किस देश का संविधान? ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान क्रांति की उपज है? किस देश का संविधान क्रांति की उपज है? वो है आपका चीन। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस देश का संविधान परंपराओं पर आधारित है? रीति रिवाज एवं परंपराओं पर जिस देश का संविधान आधारित है वो है आपका ब्रिटेन। ऑप्शन सी ब्रिटेन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 42 की आरंभन प्रणाली यानी इनिशिएटिव सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो इनिशिएटिव सिस्टम यानी आरंभन प्रणाली का जो संबंध है आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित है। तो बी राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। संविधानवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो संविधानवाद की जो उत्पत्ति हुई वो किस देश की है? तो है आपका यूनान। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि उत्तरदायी सरकार की परंपरा किस देश में नहीं है? तो जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है यानी उत्तरदायी सरकार की परंपरा किस देश में नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो है आपका चीन यानी बी राइट आंसर होगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 45 मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? मैग्ना कार्टा का संबंध ब्रिटेन से है। क्वेश्चन नंबर 46 की 1688 की शानदार क्रांति किस देश में हुई? 1688 की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वो ब्रिटेन में हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए 47 ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकार पत्र कब पास हुआ? ब्रिटेन में अधिकार पत्र पास हुआ 1689 में। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 1689। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48 ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संबंध किससे है? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा का जो संबंध है तो किससे है? तो है आपका महान परिषद से। जुंटा क्या है? जुंटा क्या है? 49th क्वेश्चन है। तो जुंटा जो है आपका वो है मंत्रिमंडल। तो सी राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल। फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई ये आपको पता ही होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई 1789 में। तो सी राइट आंसर होगा 1789।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, फ्रांसीसी क्रांति का समकालीन व्यक्ति कौन है? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय कौन सा व्यक्ति था, जो कि ऑप्शन में है। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको बता दूं कि हम स्टेट बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जो पेपर 2 है उसके तहत आज हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन आपके एग्जाम के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, याद से कीजिए, इसमें आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। तो 51 है, फ्रांसीसी क्रांति का समकालीन व्यक्ति कौन है? तो है आपके नेपोलियन। तो सी राइट आंसर होगा नेपोलियन। 52, एक सदनी व्यवस्थापिका किस देश में है? एक सदनी व्यवस्थापिका है वो किस देश की है? किस देश में एक सदनी व्यवस्थापिका है? तो है आपका चाइना। डी राइट आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 53 कि द्विसदनी व्यवस्थापिका किस देश में है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है आपका किस देश में है? याद रखिए, द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन में है। तो सी राइट आंसर होगा ब्रिटेन। संसद के दूसरा सदन का प्रमुख लाभ यह है कि संसद के दूसरे सदन का प्रमुख लाभ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसका लाभ यह है कि यह प्रथम सदन की निरंकुशता को रोकता है, सही है। समय की बचत भी करता है, सही है। प्रथम सदन के कार्यों का पुनरावलोकन भी करता है, तीनों कथन सही है, इसलिए डी राइट आंसर को उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 55 कि कॉमन सदन यानी कॉमन सभा का संबंध किस देश से है? हाउस ऑफ कॉमन का संबंध जो है किससे संबंधित है? ये चीन की लोकसभा आप समझ लें। ठीक, निम्न सॉरी ब्रिटेन की निम्न सदन है ये। ठीक, या लोकसभा कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, कॉमन सदन का कार्यकाल कितना है? हाउस ऑफ कॉमन का जो टेन्योर है या कार्यकाल कितना है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष है। कॉमन सदन द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कितने समय तक रोक सकता है? यानी कॉमन सभा द्वारा कोई विधेयक पास होता है तो उसको कितने समय तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स रोक सकता है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। ठीक, वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है किस सदन में? निम्न सदन, उच्च सदन या दोनों में या किसी में नहीं? तो वित्त विधेयक जो है आपका हमेशा निम्न सदन में पेश किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा निम्न सदन। क्वेश्चन नंबर 59, लॉर्ड सभा यानी लॉर्ड सदन वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वित्त विधेयक को मात्र और मात्र 1 महीने तक रोक सकता है और भारत में मात्र 14 दिन है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, जैसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था जो थोड़ा सा आप थोड़ा क्या बहुत मिलते हैं, क्योंकि भारत ने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉमन सभा। ठीक, कॉमन सभा के समक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश लॉर्ड सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा धनी वर्ग का करती है, कुलीन वर्ग का और सामंत वर्ग तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो सभापति होता है उसकी जो नियुक्ति होती है सम्राट या क्राउन या क्वीन के द्वारा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सभा की अध्यक्षता कौन करता है? हाउस ऑफ कॉमन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा स्पीकर महोदय करते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 64, अमेरिका में संसद के कितने सदन हैं? तो अमेरिका की जो संसदीय व्यवस्था वो भी द्विसदनात्मक यानी बाइकैमरल है। तो ऑप्शन ए होगा 2। 65, प्रतिनिधि सदन का संबंध किस देश की व्यवस्थापिका से है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सदन का जो संबंध है अमेरिका की व्यवस्थापिका से यानी अमेरिका की संसद से है। तो सी राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना है? तो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है कितना है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 2 वर्ष।
नेक्स्ट है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का जो कार्य है वो है प्रतिनिधि सभा का है। तो सी राइट आंसर होगा, प्रतिनिधि सभा। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में हुई है? यानी सेपरेशन ऑफ पावर का जो थियरी है, सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसका उद्भव किस देश में हुआ? तो वहाँ अमेरिका से माना जाता है, अमेरिका से। और ये सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो अमेरिका में अपनाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अमेरिका। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, जो सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। 50 राज्यों से और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जो द्वितीय सदन है वो आपका सीनेट है, जो कि अमेरिका का उच्च सदन है। ऑप्शन सी होगा, सीनेट। क्वेश्चन नंबर 72, निरोध व संतुलन यानी चेक एंड बैलेंसेज का सिद्धांत किस देश ने अपनाया है? तो है आपका अमेरिका। ठीक, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां कौन अनुसमर्थित कर सकता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियों को कौन अनुसमर्थित करता है? तो है आपका सीनेट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सीनेट। क्वेश्चन नंबर 74, कि अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाया जाने का जो तरीका है वो है आपका इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। तो बी राइट आंसर होगा, महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 75, कि निम्नलिखित में से स्थायी सदन कौन सा है? परमानेंट जो हाउस है कौन सा है? तो है आपका सीनेट। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सीनेट। संघीय सभा किस देश की व्यवस्थापिका है? तो संघीय सभा जो फेडरल असेंबली है वो किस देश की सभा व्यवस्थापिका है? तो स्विट्जरलैंड की है। तो सी राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77, कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस देश की व्यवस्थापिका है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस किस देश की व्यवस्थापिका है? तो यह है आपके चीन की। तो ए राइट आंसर होगा, चाइना। 78, वर्तमान चीनी संविधान किस वर्ष बनाया गया? वर्तमान चीनी संविधान जो है आपका किस वर्ष बना? ये होगा 1982। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, कि चीनी प्रधानमंत्री को कौन बर्खास्त कर सकता है? चीनी यानी चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कौन उनके पद से हटा सकता है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए, पीपल्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ठीक, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, अमेरिका की किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो अमेरिका में जो शासन प्रणाली है वो है आपकी अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका ने अपनाया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? यानी प्लूरल आपकी एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ पाया जाते हैं? बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर किया जाने लगा कब से? ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर कब से किया जाने लगा? तो 1688 से। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, कि रीजेंसी अधिनियम का संबंध किससे है? रीजेंसी अधिनियम का संबंध किससे है? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, किस देश की शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली दोनों के गुण पाए जाते हैं या गुण विद्यमान है? तो है आपका कौन सा? तो 84 का राइट आंसर होगा सी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 85, प्रिवी परिषद का संबंध किस देश से है? प्रिवी काउंसिल जो है आपके ब्रिटेन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। 86 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1937 में। अगला प्रश्न, कबाल का संबंध किससे है? कबाल का संबंध किससे है? तो कबाल का संबंध मंत्रिमंडल से है।
ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास किस युग में हुआ? ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का जो विकास हुआ है वो हैनोवर वंश में हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हैनोवर वंश। क्वेश्चन नंबर 89 कि प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पहले आपके जो सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुए 89 ही कह दीजिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, मिस प्रिंट हुआ 99, तो 89 का राइट आंसर होगा वॉलपोल, रॉबर्ट वॉलपोल थे प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है? यानी कलेक्टिव जो आपका अकाउंटेबिलिटी है यानी सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश में नहीं है? ये आपका होगा अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 अमेरिकन मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो अमेरिकी जो मंत्रिमंडल है किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका जो है वो है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कि अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाने की जो बहुमत की आवश्यकता है वह है आपका 2/3 बहुमत के द्वारा ही अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 2/3 बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किस राष्ट्रपति को हटाया गया? महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किस राष्ट्रपति को हटाया गया? निक्सन को हटाया गया है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 वाटरगेट का कांड किस देश से संबंधित है? तो वाटरगेट का जो कांड है वो आपका किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका यानी यूएसए से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 चीन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो चीन में जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो नेशनल पीपल कांग्रेस एनपीसी के समक्ष, ठीक, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 97 कि चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो चीन की जो व्यवस्थापिका है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस एनपीसी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस किसके प्रति उत्तरदायी है? तो है कम्युनिस्ट पार्टी के समक्ष, ठीक, साम्यवादी दल। नेक्स्ट है 98 निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका की प्रकृति बहुलवादी है? यानी बहुल कार्यपालिका किस देश की है? तो ये आपका स्विस जो कार्यपालिका है उसको बहुल कार्यपालिका यानी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 99 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश की न्यायपालिका के पास है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो अमेरिकी न्यायपालिका के पास है और भारत में भी है, भारत ने यहीं से ग्रहण किया था, तो ऑप्शन सी सही होगा अमेरिका। 100 जूरी प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो जूरी जो व्यवस्था न्याय की जो जूरी व्यवस्था प्रचलित है कहाँ? ब्रिटेन में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 दो तरह के वकील किस देश की न्याय प्रणाली का अंग है? 101 दो तरह के वकील, ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 102 प्रशासकीय न्याय व्यवस्था किस देश में नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस देश में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 103 अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो तरीका हुआ है महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 104 किस देश में न्यायपालिका सरकार का अंग नहीं है? किस देश में? चीन होगा, ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 105 जन प्रोक्यूरेटर किस देश की न्यायपालिका की विशेषता है? जन प्रोक्यूरेटर किस देश की न्यायपालिका की विशेषता है? वो है आपका चाइना, ठीक। 106 किस देश में न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण है? न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण किस देश में है? ये है आपका चाइना में। क्वेश्चन नंबर 107 ब्रिटेन में 1911 के संसद अधिनियम ने किसको शक्ति प्रदान की? किसको शक्ति प्रदान की? तो था आपका कॉमन सभा को, ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 108 कि कानून की उचित प्रक्रिया
कानून की उचित प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है? कानून की उचित प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो कानून की उचित प्रक्रिया आपकी अमेरिका में अपनाई जाती है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 109 मूल्यधारी राजनीतिक संस्कृति किस देश में नहीं है? बहुमूल्यधारी राजनीतिक संस्कृति किस देश की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 110 प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति किस देश में पाई जाती है? जो पॉलिटिकल कल्चर है उससे संबंधित ये प्रश्न है। प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति किस देश में पाई जाती है? तो ये आपका ब्रिटेन में पाई जाती है। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? 111 प्रश्न है। तो चीन में साम्यवादी दल की स्थापना होती है आपकी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि एक दलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो वन जो पार्टी सिस्टम है आपकी चाइना में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? तो जो बहुदलीय प्रणाली है आपकी वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है द्विदलीय प्रणाली किस देश में है? तो द्विदलीय प्रणाली जो है आपका ब्रिटेन में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 115 श्रमिक दल किस देश में है? लेबर पार्टी आपको पता है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक, ये कहाँ है? आपकी ब्रिटेन में है। तो श्रमिक दल ब्रिटेन में है। किस देश में विरोधी दल नहीं है? किस देश में विरोधी दल नहीं है? ये आपका स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखिए 117 एक दलीय प्रणाली किस देश में नहीं है? यानी वन पार्टी सिस्टम किस देश में नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में नहीं, बाकी चीन, वियतनाम और रूस तीनों में ही एक दलीय व्यवस्था प्रणाली लागू है, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न है 118 सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियनिज्म किस देश की शासन प्रणाली की विशेषता है? तो 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको बताऊं कि हम लोग एस्टेट का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए हम लोग आज तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, पॉलिटिकल साइंस का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उससे संबंधित तुलनात्मक राजनीति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसमें पूरा आपका सिलेबस कवर है। एग्जाम से पहले मैं कहूँगा आप इसको जरूर देखें, कहीं बाद में पछतावा ना हो कि हमने देखा नहीं, क्योंकि पूरा निचोड़ है तुलनात्मक राजनीति का। इसमें लगभग 200 MCQs है। 218 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। 119 यानी 119 अस्थिर शासन प्रणाली की जनक है। अस्थिर शासन प्रणाली की जनक कौन है? यह है आपका बहुदलीय व्यवस्था। अमेरिका में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? अमेरिका में आपको पता ही है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी यानी द्विदलीय व्यवस्था ही है। ऑप्शन ए द्विदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए 121 किस देश की दलीय प्रणाली दलगत भावना से पीड़ित नहीं है? तो है आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या है? तो राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य तो चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के बाद बहुमत माने पर सरकार बनाने की दावा करना है, और जनमत को शिक्षित भी करना है। तीनों काम है राजनीतिक दलों का। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 123 टोरी किस देश का पुराना राजनीतिक है? तो टोरी जो दल है वो आपका ब्रिटेन का पुराना राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 124 गुलाबों का युद्ध ठीक किसका है? वॉर ऑफ रोजेस किस देश में हुआ? तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। 125 ब्रिटेन में दल प्रणाली की उत्पत्ति किस युग में हुई? किस युग में हुई ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था का उद्भव कब हुआ? तो 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टुअर्ट काल में। अगला प्रश्न देखिए 126 की अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी किस देश में है? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी आपकी कहाँ है? ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 127 प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ये चूंकि पुराना क्वेश्चन सेट है तो उस समय पूछा गया था, इस समय तो ऋषि सुनक है। इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा
श्रमिक दल से थे आपके टोनी ब्लेयर। 128 दलीय अनुशासन का अभाव किस देश में है? तो दलीय अनुशासन का जो अभाव है वो आपका अमेरिका में है। अगला प्रश्न 129 राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का संबंध किस राजनीतिक दल से रहा है? तो बिल क्लिंटन का जो संबंध है आपका रिपब्लिकन पार्टी से रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, रिपब्लिकन दल। 130 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 130 किस देश में दल प्रणाली की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? किस देश में? तो ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। सेल, मेसिया, ब्रांच और कॉकस ये एक अंदर दल से संबंधित है, मॉरिस डुवर्जर का वर्गीकरण राजनीतिक दलों का। ठीक, तो सेल किस देश के दलीय संगठन का अंग है? 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। 132 मोनोलिथिक दल किस राजनीतिक दल को कहा जाता है? तो मोनोलिथिक दल किस राजनीतिक दल को कहा जाता है? तो है आपके साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। 133 दबाव व हित समूह को दल के पीछे सक्रिय जन किसने कहा है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेडरिक एसी फाइनर बोलते हैं, ये फाइनर का कथन है। ठीक, एक ऑप्शन गलत है, फाइनर का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 134 कि हित समूहों का जन्म किस देश में हुआ? तो इंटरेस्ट ग्रुप यानी हित समूहों का जो उद्भव हुआ या जन्म हुआ वो आपका कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। 135 देखिए कि ब्रिटेन में दबाव व हित समूहों की उत्पत्ति कब हुई? तो ब्रिटेन में दबाव व हित समूह की उत्पत्ति आपका औद्योगिक क्रांति के बाद हुई, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, औद्योगिक क्रांति के बाद। 136 किस देश में स्वतंत्र दबाव समूह नहीं है? तो चीन में स्वतंत्र दबाव समूह नहीं है। 137 स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को जो मताधिकार दिया गया कब दिया गया? तो ये 1971 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 138 लैंड्समैन, हाँ इसको लेजमेंडरिंग बोलते हैं, लेजमेंडरिंग व्यवस्था किस देश में प्रचलित है? तो जो लेजमेंडरिंग की व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। 129 स्विस संघ में कितने कैंटन हैं? तो स्विस संघ में जो कुल कैंटनों की संख्या है कितनी है? तो है 25। ठीक, 22 3 25। क्वेश्चन नंबर 140 कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश की व्यवस्था में है? प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपकी स्विट्जरलैंड की व्यवस्था में है, तो ऑप्शन डी होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखिए वर्ग संघर्ष का प्रत्यय का प्रयोग किस उपागम के अंतर्गत किया जाता है? क्लास स्ट्रगल का जो कंसेप्ट है किस व्यवस्था में किया जाता है प्रयोग? मार्क्सवादी उपागम में, ऑप्शन बी होगा मार्क्सवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत किस देश की देन है? जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है किस देश की देन है? तो ये है आपका ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 144 आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? तो इकोनॉमिकल इक्वलिटी है, यानी आर्थिक समानता का क्या अर्थ है? तो है आपका एक तो समान अवसरों की प्राप्ति हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो और आर्थिक शोषण की समाप्ति हो, यही है आपका आर्थिक समानता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 145 देखिए कि राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो और आलोचना करने का भी अधिकार हो, तो डी सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 कि आजकल कौन सा लोकतंत्र अधिक लोकप्रिय है? आजकल जो लोकप्रिय लोकतंत्र है वो है आपका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि वर्तमान में विद्यमान है भारत में या अन्य लोकतांत्रिक देशों में, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 147 सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र का समर्थन किसने किया? ये किए हैं आपके कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न 148 1966 की सांस्कृतिक क्रांति का संबंध किस देश से है? ये है आपका जो कल्चरल रेवोल्यूशन है आपका चीन से संबंधित है। माओ जेडोंग ने ये नारा दिया, माओ से तुंग ने। 149 कि किस देश का संविधान शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है? ये आपका चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 कि किस देश का संविधान
सिद्धांत और व्यवहार में महान अंतर दिखाता है, सिद्धांत और व्यवहार में महान अंतर दिखाता है, किस देश का संविधान है वो? तो है आपका चाइना का। कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। 151 निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है? तो सब भारत में है और अमेरिका में है, क्योंकि ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन डिसमैच है, ठीक। यहाँ अगर वो कनाडा दे देता तो उपरोक्त सभी होता, तो भारत में और अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था, ब्रिटेन में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? चीन, क्यूबा और वियतनाम में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। साझा सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट किस देश में पाई जाती है? कोलिशन गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। 153 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 154, किस देश ने ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान कहा है? सॉरी, किस विद्वान ने ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान कहा, यानी संविधानों की जननी कहा है? किसने? तो 154 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 155 है, ब्रिटेन में संप्रभुता किसके पास है? तो ब्रिटेन में जो संप्रभुता है वो ताज में है, क्राउन में है, क्वीन में है, ठीक, या राजा में है। क्वेश्चन नंबर 156, ब्रिटिश सम्राट का पद क्या है? तो ब्रिटिश सम्राट का पद आनुवंशिकता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 157 है, आधुनिक युग में लिखित संविधान की परंपरा किस देश की देन है? आधुनिक समय में लिखित संविधान की परंपरा का जो उद्भव हुआ वो अमेरिका से माना जाता है, अमेरिका है, ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिकन संविधान का निर्माण कब हुआ, यानी अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ? तो 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1787। क्वेश्चन नंबर 159, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने, यानी अमेरिकी संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? तो अब तक लगभग 25 बार हो चुके हैं, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, और 27, हाँ 27 से 28 हो गए हैं, ठीक। ये कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिए, डाउट में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, ब्रिटिश राज मुकुट यानी ताज में कौन कौन शामिल है? तो ताज में शामिल होने वाले जो लोग हैं वो हैं आपके राजा, संसद और मंत्रिमंडल, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 161, कि ब्रिटेन में शासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? शासन की वास्तविक शक्ति ब्रिटेन में प्रधानमंत्री में निहित है, तो सी होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ब्रिटेन में अपीलीय न्यायालय लॉर्ड सभा है। अगला प्रश्न देखिए, छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट किस देश की देन है? तो ये आपकी ब्रिटेन की देन है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 165, ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस युग में हुई? तो ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत होती है किस युग में? तो होता है आपका नॉर्मन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो स्थानीय स्वशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 167, अमेरिका में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? अमेरिका में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? वो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, एकल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? एकल कार्यपालिका जो आपकी पाई जाती है कहाँ? ये है आपका अमेरिका यानी यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 169, अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 4 वर्ष है। नेक्स्ट है कि अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव किसके प्रति उत्तरदायी है? अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह है आपका संविधान के प्रति। नेक्स्ट है 171, कि अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 172, संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो हम संयुक्त राज्य यानी अमेरिका यानी यूएस की की जो संसद विधायिका है उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 173, अमेरिकी सीनेट का अध्यक्ष कौन होता है? तो अमेरिकी सीनेट का जो अध्यक्ष है वो आपका उप राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है। 174, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य हैं? तो कुल 435 है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक। 175, की निम्नलिखित
किसी चुनाव में राष्ट्रपति के पद हेतु उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की दशा में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? 175 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि सदन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये 1789 में होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, ये कथन किसका है? ये किस देश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में कहा गया? ये प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। तो संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, ये कथन है आपका ह्यूज, ठीक, रोज का। क्वेश्चन नंबर 78 कि सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो सरकार का जो चौथा स्तंभ है उसको हम कहते हैं किसको? तो ये राजनीतिक दल को। प्रथम चीनी संविधान कब निर्मित हुआ था? 179 क्वेश्चन है। तो प्रथम चीनी संविधान आपका उसका निर्माण हुआ 1954 में। अगला प्रश्न, चीन में प्रथम क्रांति कब हुई? चीन में प्रथम क्रांति कब हुई? तो ये हुआ 1911 में। चीन 1949 की चीनी क्रांति का सूत्रधार कौन है? तो 1949 की चीनी क्रांति का जो सूत्रधार हुआ वो हुआ आपका स्टालिन, सॉरी नहीं, माओ त्से-तुंग होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 कि संविधान के अनुसार चीन में समस्त शक्तियां किसके पास हैं? तो जो संविधान के अनुसार चीन में जो समस्त शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? साम्यवादी दल यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण, ठीक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सॉरी विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? ये आपका चाइना में अपनाया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 184 चीनी संविधान में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? और चीन के संविधान में संशोधन करना है ये कौन कर सकता है? तो ये है आपके राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी। क्वेश्चन नंबर 185 कि चीनी संविधान में सबसे अधिक जोर किस पर देता है, ये किस पर दिया जाता है? तो चीनी संविधान में सबसे अधिक जोर आपका कर्तव्य पर दिया जाता है। 186 राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल कितना है? तो एनपीसी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 187 कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है 188 चीनी राज्य परिषद का कार्यकाल कितना है? तो चीनी राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है। नेक्स्ट है राज्य परिषद की बैठकों को कौन बुलाता है? 189 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 अमेरिकन संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक दल का। 191 निम्नलिखित में से पाश्चात्य संविधानवाद की विशेषता नहीं है, पश्चिमी संविधानवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 192 संविधानवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? संविधानवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है एक तो युद्ध, सर्वाधिकारवाद और सैनिकवाद, तीनों ही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट है किस देश में जनता को संविधान संशोधन में सहभागी बनाया जाता है? 193 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है 194 निम्नलिखित में से किसके बिना संविधानवाद की स्थापना नहीं हो सकती? 194 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 195 की संसदात्मक शासन प्रणाली का क्या नाम है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली का एक दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक, ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 197, कौन से शासन प्रणाली संकट काल के लिए उपयुक्त है? ये है आपका कौन सा? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संकट काल के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक। 198, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो प्रमुख लक्ष्य है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण। 199, किस शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष वास्तविक कार्यपालक होता है? ये है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का उदाहरण ले सकते हैं। 199 के बाद 200 है, क्वेश्चन नंबर 200, कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? लचीला संविधान। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा, लचीला संविधान। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान में है? तो डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है अमेरिकी संविधान में है, तो ऑप्शन बी होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, कि मंत्रिमंडल प्रणाली का जनक कौन है? तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जो जनक है ब्रिटेन है। नेक्स्ट है 203, प्रधानमंत्री प्रथमों में प्रथम किसका कथन है? ये कोड भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कोड है आपका किसका? ये है लॉर्ड मार्ले का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 204, दल विहीन प्रजातंत्र के प्रमुख विचारक कौन है? यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के जो सबसे मतलब कि प्रमुख विचारक पुरोधा हैं वो है एम.एन. रॉय। देखिए एम.एन. रॉय जो है वो गलत होगा, यहाँ जेपी। ठीक, दल विहीन लोकतंत्र पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले कौन है? जेपी और एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 205, ब्रिटिश दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो ब्रिटिश दल प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता क्या है? 205 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि कठोर दलीय अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 206, पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक लिखने वाले हैं आपके मॉरिस डुवर्जर, जिसमें सेल, मिलिशिया, कॉकस प्रकार के ये बात करते हैं, 4 प्रकार के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करते हैं। सेल, ब्रांच, मिलिशिया और कॉकस। ठीक, नेक्स्ट है कि अज्ञात साम्राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया है? दबाव समूह के लिए हाँ, अज्ञात साम्राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स के लिए किया जाता है। फाइनर के द्वारा शब्द यूज किया गया, तो ऑप्शन डी होगा दबाव समूह। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 208, दबाव समूहों द्वारा अपने हितों की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए सबसे अधिक किस उपाय का सहारा लिया जाता है? तो क्या लगते हैं? लॉबिंग का, ऑप्शन ए सही होगा, लॉबिंग। ठीक, नेक्स्ट है 209, कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षक कौन है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के जो संरक्षक है वो है संचयी मत प्रणाली। ठीक, कम्युनिटी वोट सिस्टम, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, डी संचयी मत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सहमति से करता है? किसकी सहमति से करता है? तो होंगे आपके सीनेट। ठीक, चलिए प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 211 है कि प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था किस देश में नहीं है? प्रदत्त विधान या व्यवस्थापन की व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो है आपका चाइना यानी चीन, तो डी राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न, विकसित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो विकसित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण आपका ब्रिटेन का संविधान है जो कि लिखित है। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ब्रिटेन। प्यारे साथियों, ये था आपका बिहार जो स्टेट की परीक्षा है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो
पेपर 2 है उसका ही आज हमने पढ़ा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उससे संबंधित लगभग 200 एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया, ठीक, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और ये बतौर रिवीजन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए, चलते-चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शुभकामनाओं के सहित कि आपका स्टेट क्वालीफाई अच्छे अंकों के साथ और बीपीएससी क्वालीफाई करें, ज्वाइन करें। यही शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।